में 3 अपहर्ता को गिरफ्तार किया है। वहीं फिरौती के रूप में दी गई 1 लाख की रकम में से 53,000 रुपए भी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार रवि रोज की तरह अपने घर अनगुआ गांव से कॉलेज के लिए निकले थे। इस दौरान रास्ते में उनकी रेकी कर रहे अपहरणकर्ताओं ने अगवा किया और दरभंगा जिले के हायाघाट थाना क्षेत्र में एक कमरे में बंद कर बंधक बनाकर रखा। परिजनों से 3 लाख की फिरौती मांगी गई थी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई और अपहर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अपहर्ता फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की गई और महज 6 घंटे के भीतर फिरौती हेतु अपहरण का ये संवेदनशील जो अपहरण कांड दर्ज हुआ था, इसका सफल उद्भेदन करते हुए इसमें गठित टीम के द्वारा दरभंगा जिला के हायाघाट थाना अंतर्गत भवानीपुर गांव से एक मकान से अपहृत की बरामदगी की गई और उस अपहृत के साथ जो अभियुक्त थे वो भी वहां मौजूद थे, जिनकी 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई, जिनका नाम अमन कुमार समस्तीपुर जिला के हैं, राम प्रवेश राय और संजय राय जो ये दरभंगा के हायाघाट के ही रहने वाले हैं। मधुबनी में एक बार फिर निगरानी विभाग को बड़ी सफलता मिली है। निगरानी विभाग ने यहां पर रिश्वत लेते हुए अंचल कार्यालय के लिपिक को रंगे हाथ पकड़ा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने जमीन अतिक्रमण खाली कराने को लेकर के बेनीपट्टी अंचल कार्यालय के लिपिक साकेत कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। साथ ही एक बिचौलिया परमानंद झा को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि परजुआर पंचायत के दाहिला गांव निवासी पीड़ित रविंद्र यादव से अतिक्रमण खाली करवाने के एवज में पैसे की मांग की गई, जिसके बाद सौदा 15,000 रुपए में तय हुआ। तय सौदे के मुताबिक बुधवार को 15,000 में से 10,000 रुपए की पहली किश्त का भुगतान होना था। जैसे ही दोपहर करीब 12 बजे कार्यालय परिसर में पैसों का लेन देन शुरू हुआ, पहले से ही जाल बिछाए निगरानी विभाग की टीम ने लिपिक साकेत कुमार और उसके सहयोगी बिचौलिए परमानंद झा को रंगे हाथों दबोचा। डीएम साहब जो है आदेश निकाल दिए थे जो कि 2 महीना के अंदर में खाली हो जाएगा, लेकिन 1 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक खाली नहीं हुआ। फिर भी हम प्रयास में लगे हैं जो काम हो जाए। सत्यापन के दौरान 10,000 रुपये की बात चिट हुई कि 10,000 रुपये जो है सो ये आज दिनांक 22/4/2026 को लेकर आए और आज जैसे ही हम लोग 22/4/2026 को यहाँ अंचल कार्यालय बेनीपट्टी मधुबनी आए तो अभियुक्त दलाल के माध्यम से पैसा ले रहे थे और दलाल को और उनको दोनों को गिरफ्तार किया गया। खबर बक्सर से है, जहां अपराधियों ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। डुमराव थाना क्षेत्र के अरियाव गांव की घटना है। घटना की सूचना मिलते ही बक्सर एसपी शुभम आर्य मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। वहीं मामले में परिजनों ने बताया कि किसी ने दरवाजा खटखटाया था और युवती ने जैसे ही दरवाजा खोला, आरोपी ने उसे गोली मार दी। में अरियाव गाँव है, यहाँ पर एक लड़की को जो है गोली मारी गई थी लगभग 12 बजे के तकरीबन और उनकी जो है मृत्यु हुई है। इसमें हम लोगों ने जो है एफएसएल को भी अभी बुला के पूरा विस्तृत रूप से जो है पूरे घटनास्थल का हम लोगों ने जायज़ा लिया है। सब एविडेंस जो है कलेक्ट किए जा रहे हैं। देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय में डीजीपी विनय कुमार और उनकी टीम ने अहम बैठक की और इस बैठक के दौरान डीजीपी ने सभी जिले की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान वैशाली जिले के एक थाना के एसएचओ को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया, जबकि उनसे ऊपर के पुलिस अधिकारियों को शो कॉज जारी किया गया है। वैशाली में एक हालांकि छोटी सी घटना है, करीब एक घर में ग्रेड डकैती हुआ है जिसमें 20-25 हज़ार रुपया थोड़ा कुछ सिंपल अमाउंट ऑफ गहना वहना ले लिया है अपराधी, लेकिन उसमें डायल 112 पहुंच गई है घटना के 10 मिनट के अंदर। डायल 112 घटना के अंदर पहुंच गई है, पूरा वीडियो लेकर के थाना को खबर कर दिया है। थाना के स्तर से विलंब हुआ है तो इसके लिए थाना इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है और ऊपर के पदाधिकारियों से शो कॉज वगैरह हो रहा है। शेखपुरा से बड़ी खबर, जहां 13 राजस्व कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। काम को प्रभावित करने का आरोप इनके ऊपर, कई मामलों का निपटारा लंबित रहने पर एक्शन हुआ है। डीएम ने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसी हम लोगों ने उनको काफी बार वो किया कि आप लोग का जो बात है वो अपना बात करके हम लोग कर सकते हैं,
लेकिन नहीं आने पे उनके द्वारा कार्य बहुत बाधित हो रहा है और इसी के आलोक में फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि सभी को भी सस्पेंड किया है। 13 राजस्व कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया गया है। सीओ घाट कुसुम्भा की कार्रवाई विभागीय स्तर पर की गई है। मोतिहारी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जंगल में स्कूल वाली खबर चलाए जाने के बाद जिला प्रशासन की टीम हरकत में आई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार गिरी ने न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लिया। स्कूल के शिक्षकों से सफाई मांगा है। जल्द से जल्द स्कूल के भवन बन जाने का दावा भी किया है। कहा है कि भवन बनने को लेकर अभी फंडिंग की कमी है। विभाग को भवनहीन स्कूल को लेकर पत्र भेजा गया है। साथ ही जितने भी भवनहीन स्कूल हैं उनका अपना भवन हो, ये विभाग की भी कोशिश है, इसलिए विभाग को पत्र भेजा गया है। जल्द ही सकारात्मक जवाब आएगा। ये संज्ञान में मेरे आया है अभी कि वो स्कूल अभी चल रहा है। उनकी शिफ्टिंग बहुत पहले है, लेटर के माध्यम से शिफ्टिंग सरकारी भवन में किया गया था। बावजूद इसके भी वो आदेश का पालन नहीं किया। इन पर तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन जो भवन भूमि उपलब्ध हुआ है उनका, उसकी सूची हम लोग DSC को पिछले साल लेटर नंबर 12/10 से जून में हमको भेजे हुए। जैसे ही फंड उपलब्ध होगा वहाँ पे भवन का निर्माण किया जाएगा। रोहतास से एक ऐसी खबर आई जिसने शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर दिया है। जहां बच्चों के हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए थी, वहां खून से सना मांस बरामद हुआ है। मामले में 5 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कलम के घर, मांस का ढेर। मास्टर साहब है, गाय का मांस स्कूल में बनवा रहा है। गुरुओं ने किया ये कैसा अंधे। ये हेडमास्टर साहब है, इनका नाम अख्तर अंसारी है। शिक्षा के आंगन में ये कैसी अपवित्रता। जिस चौखट पर बच्चे संस्कार सीखने आते हैं, वहां मांस का अंबार कैसे पहुंचा। रोहतास से आई इस तस्वीर ने न सिर्फ शिक्षा विभाग को हिला दिया, बल्कि गुरु शिष्य की परंपरा को भी कलंकित कर दिया। ये सप्लायर है, ये लोग सप्लायर है। मामला रोहतास के रामडीह उर्दू मध्य विद्यालय का है, जहां स्कूल परिसर से 10 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ है। कल्पना कीजिए, जहां बच्चों को सात्विकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, वहां गुपचुप तरीके से मांस, वो भी बीफ की खेप पहुंचाई जा रही थी। इस खबर के फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही डीएम उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहां से 2 महिला शिक्षिका सहित 5 शिक्षकों को हिरासत में लिया गया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि शिक्षा का अपमान करने वालों के साथ कार्रवाई जरूर होगी। किसी भी तरह की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, उसके लिए स्कूल में पुलिस बल तैनात भी कर दिया गया। वहीं न्यूज 18 ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाई, तब मामला शिक्षा विभाग की दहलीज तक पहुंचा तो कार्रवाई की गाज गिरनी भी तय थी। विभाग ने इसे घोर अनुशासनहीनता मानते हुए डीईओ मदन राय ने स्कूल के 5 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ निलंबन ही काफी है? इन शिक्षकों की इस अशिक्षित करतूत की सजा सिर्फ निलंबन है। कौन लाया है? कोई बच्चों को सिखाए हैं, पूछ लीजिए। बच्चे नहीं, ये आज गौमांस कौन लाया है? पूछ लीजिए। आप लाई है कि वो लाया है? कौन लाया है? मेरे गाँव उस व्यक्ति का नाम बताओ, कौन लेके आया है? मेरे गांव में तो खुद ही होता है, तो हम यहाँ काहे खातिर लाएंगे? तो कौन लाया? भगवान ला दिए हैं? तुम लाई हो, ठीक है। स्कूल के जिन शिक्षकों को निलंबित किया गया, उनमें हेडमास्टर अख्तर अली, शिक्षक मोहम्मद इमरान, शिक्षक अनवर अली, शिक्षिका सूफिया खातून और शिक्षिका हिना कौसर निलंबित की गई। स्कूल कोई पिकनिक स्पॉट या रसोई घर नहीं, बल्कि समाज की चेतना का केंद्र होता है। स्कूल में मांस लाना सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि उस शिक्षा के मंदिर का अपमान है जिसे हम पूजते हैं। जब गुरु ही मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघने लगे, तो मासूम छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार की रिपोर्ट। सासाराम में स्कूल में बीफ लाने, पकाने और खिलाने के मामले में 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इस मामले पर सियासी तनातनी भी जारी है।
सभी पार्टियों ने स्कूल में बीफ कांड पर नाराजगी जताई है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। के पदाधिकारी की तरफ से कुछ शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। मामले की जांच और तफ्तीश हो रही है और हम एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि सघन जांच होगी और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे निश्चित रूप से उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। हिंदू समाज का यह घोर अपमान है, उनकी आस्था पर यह जोरदार आघात है। हिंदू समाज से कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे अपराधियों को, ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। सरकार ने कानूनी कार्रवाई की है, उनकी गिरफ्तारियां भी उनकी हुई हैं और निश्चित रूप से ऐसी घटना बिहार में दोबारा और देश में दोबारा कहीं नहीं हो, इसकी चिंता भी हमें करनी पड़ेगी। ये क्या है पूरा मामला, इसकी तहकीकात गहराई से होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और अगर कोई दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई हो और किसी के साथ भी अन्याय हो। इस प्रकार से कोई अगर टीचर ऐसी हरकत करता है और वहाँ पे बच्चों को वो खाने को मजबूर करता है तो ये तो कानून के नज़रों में भी जो है वो गलत कर रहा है। इसलिए निलंबन कोई मामला नहीं है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो इसमें शामिल हैं। पटना के रामकृष्ण नगर में 19 अप्रैल को ज्वेलरी लूटकांड हुई थी। इस मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 1 किलो 600 ग्राम चांदी के गहने बरामद किए गए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना लूट का सनसनीखेज खुलासा, पिस्टल के दम पर लूटी थी दुकान। पुलिस ने एनकाउंटर कर किया कमाल। एक को लगी गोली, बाकी गिरफ्तार। पटना बिहार की राजधानी, अक्षय तृतीया का पावन दिन। 19 अप्रैल 2026 को रामकृष्ण नगर के धनजी कॉलोनी में दिन दहाड़े एक ऐसी वारदात हुई जो हर ईमानदार नागरिक के कलेजे को चीर गई। 2 बाइक पर सवार 5 नकाबपोश बदमाश मात्र 2 से 3 मिनट में पिस्टल के बल पर दुकानदार को घायल कर कस्टमर को दहलाते, पिस्टल लहराते करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी बेरहमी, कितनी निर्भीकता। एक छोटी सी दुकान, मेहनत की कमाई, परिवार की उम्मीदें सब लुट गया। लेकिन पटना पुलिस ने कमाल कर दिया। मात्र कुछ घंटों में इस कांड का खुलासा। सुबह बेउर इलाके में मुठभेड़, मुख्य आरोपी दिलीप कुमार के पैर में गोली लगी, उसे एम्स पटना में भर्ती कराया गया। बाकी उदित, रोहन, सुनील और संतोष समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 1 किलो 600 ग्राम चांदी के गहने बरामद किए गए। फायरिंग क्रम में जो पुलिस अधिकारी थे हेमंत, वो गिरे वहां पे और लेकिन उनके द्वारा बहुत ही सूझबूझता से ध्यान देते हुए आत्मरक्षा में कंट्रोल फायरिंग किया गया, जो उसके पैर में लगा। गोली लगते ही ये तुरंत गिरा, लेकिन इसको तुरंत ही इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां ये अभी इलाजरत है। ये खुलासा सिर्फ एक केस नहीं, ये संदेश है। अपराधी कितने भी बेखौफ क्यों न हो, कानून का हाथ लंबा है। लेकिन सवाल उठता है, आम आदमी कब तक इस डर में जिएगा? दुकानदार की आंखों में छलकते आंसू, परिवार की चीखें, ये सब याद दिलाते हैं कि कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। 19 अप्रैल को ज्वेलरी दुकान में लूट, हथियार बंद बदमाश दुकान में घुसे, ग्राहकों को डराकर लाखों के गहने लूटे। पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज आधार पर जांच हुई। आरोपियों की पहचान कर छापेमारी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक आरोपी के पैर में गोली लगी। पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। लूटे गए गहने और हथियार बरामद हुए। पुलिस की इस कार्रवाई ने पीड़ित के जख्मों पर मरहम तो लगाया है, पर समाज में फैले इस डर को खत्म करने के लिए अभी एक लंबी लड़ाई बाकी है। बिहार पुलिस का साफ संदेश है, गुनाह चाहे कितना बड़ा हो, अंजाम सिर्फ सजा ही होगा।
न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में भी कानून का शिकंजा अब अपराधियों पर कस चुका है। ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि पुलिस जो है वो एक्शन मोड में आ चुकी है। कहीं एनकाउंटर किया जा रहा है तो कहीं पर हाफ एनकाउंटर हो रहा है। रांची के पंडरा में हुए जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की हत्या मामले में शामिल कुख्यात अपराधी सत्यम पाठक का भी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है। पूरा मामला आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। झारखंड में एनकाउंटर मोड ऑन। अपराध का खेल अब खत्म होने वाला है। शूटर सत्यम का हाफ एनकाउंटर। पुलिस पर तानी बंदूक तो मिला जवाब। अपराधियों के लिए अब बच निकलना नामुमकिन होता जा रहा है क्योंकि अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस का साफ संदेश है, अपराध छोड़ो नहीं तो गोली खाओ। राजधानी रांची की यह तस्वीर इसी बात की गवाह है, जहां पंडरा में हुए जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की हत्या मामले में शामिल कुख्यात अपराधी सत्यम पाठक का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। बेल पर बाहर था। इसके अगेंस्ट जो है केस ऑलरेडी ट्रायल में चल रहा है। लेकिन ये इसके पास जो हमारे पास जो एविडेंस मिले हैं उसमें ये है कि 2 वेपन्स यहाँ जो है उसके द्वारा छुपा के रखे गए थे, एक पिस्टल और एक देसी कट्टा। और हमें और भी वेपन्स की जानकारी इसके द्वारा दी गई है। हालांकि ये जैसे ही यहाँ से इसने वेपन्स की रिकवरी करवाई तो रिकवरी होने के पश्चात इसने भागने का प्रयास किया था। हमारे जो ASI हैं उनका पिस्टल छीन के भागने का और फायर करने का जो इसने जो ये काम किया, उसके बाद फिर जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लगी है, दोनों पैरों में गोली लगी है और हाथ में भी चोट आई है। रांची के सरोवर नगर के डैम साइड इलाके में रहने वाले लोग उस वक्त चौंक गए जब बुधवार की अगले सुबह गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी। यहाँ पर भार्गव सिंह हत्याकांड का आरोपी सत्यम पाठक ने पुलिस की गिरफ्त में भागने के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया और उसके दोनों पैरों में गोली लगी। पंडरा ओपी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति भार्गव सिंह को दिन में गोली मारकर घायल किया गया था और जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी इलाज के दौरान। तो हम लोग लगातार केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। एक आरोपी का नाम भी सामने आया था, विजय टेटे का। उसे भी हमने गिरफ्तार किया, उससे हमारी पूछताछ हुई। उस दर्शियों के गवाह लिए गए थे। उसमें ये बात सामने आई कि जो शूटर की भूमिका में सत्यम पाठक था, सत्यम पाठक एक नोटोरियस पुराना क्रिमिनल रहा है, उसका आपराधिक इतिहास रहा है। रिकवरी के उपरांत वो हिरासत से भागने का उसने प्रयास किया और पुलिस वालों पर गोली चलाई। एक हमारे ASI उसमें घायल भी हुए हैं और आत्मरक्षा पुलिस ने भी जवाब में गोली चलाई है जो उन्हें लगी है। और सत्यम पाठक को अभी इलाज के लिए रिम्स में भर्ती रहेगी, आगे कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को पंडरा के OTC मैदान इलाके में जमीन कारोबार से जुड़े भार्गव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात को सत्यम पाठक ने अंजाम दिया था, जबकि इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड विजय टेटे बताया जा रहा है। हत्या के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सत्यम को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में उसने कई अहम खुलासे किए, जिनके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हथियार बरामदगी के दौरान हुई मुठभेड़ ने मामले को और गंभीर बना दिया है। सत्यम पाठक घायल है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या ये न्याय है या सिस्टम की मजबूरी? पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं मैसेज है अब उन अपराधियों के लिए जो अपराध करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि पुलिस की नज़रों से वो बच जाएंगे, कानून के गिरफ्त में आने से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां बड़कागांव थाना क्षेत्र के कोयला ट्रांसपोर्टिंग पर अपराधियों ने हमला किया। पकरी बरवाडी परियोजना से जुड़ा खाली हाईवा फूंक दिया गया। 13 माइल के पास अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना स्थल पर पर्चा छोड़ा है, मैनेज करने की धमकी दी है। आगजनी की इस घटना में हाईवा चालक घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, पर्चा जब्त किया, जांच शुरू कर चुकी है। घटना के बाद कोयला ढुलाई पूरी तरह से ठप हो गया है। सड़क पर कोल वाहनों की लंबी कतार लग गई है, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है। खबर गोपालगंज से, जहां उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस ने लाखों की जब्त शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया। यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट पर बुलडोजर से देसी और विदेशी
शराब की बोतलों को नष्ट किया है। उत्पाद पुलिस ने बीते फरवरी और मार्च महीने में अभियान चलाकर भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद की थी। अगर आप अपनी निजी जानकारी सोशल साइट के जरिए शेयर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने ऐसे साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा किया है जो लोगों की निजी जानकारी चुराकर उसे विदेश तक बेचता था। गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। मोबाइल से कई विदेशी लिंक मिले हैं जिनकी जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साइबर शातिरों का नया पैंतरा, विदेश तक बेच रहे आपकी निजी जानकारी। सोशल साइट बना शातिरों का हथियार। सावधान, शातिरों से रहें होशियार। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की आर्थिक राजधानी। यहां साइबर अपराधियों की पैनी नजर आपकी निजी जानकारियों पर है। सोशल साइट पर डाली गई जानकारी आपकी सुरक्षा में सेंध भी लगा सकती है। इसका खुलासा किया है साइबर टीम, बिहार एसटीएफ, डीआईयू और जिला पुलिस ने। संयुक्त कार्रवाई में ऐसे गिरोह का खुलासा किया गया है जो लोगों की निजी जानकारियां चुराता था और उसे एपीआई के जरिए विदेश में बेचता था। पुलिस की गिरफ्त में आए 4 शातिरों ने इसका खुलासा भी किया है। ऋषभ कुमार और अन्य सहयोगियों द्वारा आम लोगों का जो निजी डेटा होता है, खास करके पैन नंबर, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि, ये लोग अवैध ढंग से प्राप्त करके टेलीग्राम और के माध्यम से ये विदेशी लोगों को बेच रहे थे। दरअसल जिले में लगातार बढ़ रहे साइबर फ्रॉड के मामले की जांच के दौरान स्पेशल टीम ने पहले एक युवक को गिरफ्तार किया था। उसके 3 सहयोगी भी अरेस्ट किए गए और जब पूछताछ की गई तो परत दर परत हुए खुलासे ने सभी को चौंका दिया। बांग्लादेश से इनका लिस्ट के कोई नंबर से बातचीत हो रही थी, लेकिन बहुत सारे नंबर एक तरह से ऑनलाइन आप अलग ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी पुष्टि हम लोग करेंगे, आगे जांच करके ही पुष्टि हो पाएगी। आपको बताते हैं कि आखिर साइबर गिरोह काम कैसे करता था। गिरोह पहले अवैध तरीके से लोगों की निजी जानकारी जुटाता था। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जानकारियां जुटाई जाती थी। फिर इस जानकारी को विदेशों में बेच दिया जाता था। इसके लिए इंस्टाग्राम आईडी और फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। गिरोह के मास्टरमाइंड का खाता फ्रीज किया गया है जिसमें 4 लाख रुपए जमा है। इसके पास से जब्त मोबाइल और आईपैड में कई अवैध चैनल और लिंक भी मिले हैं। जांच में गिरोह की ओर से बांग्लादेश कनेक्शन की भी पुष्टि हो चुकी है। तो अगर आप सोशल साइट के जरिए अपनी निजी जानकारी साझा करते हैं तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि साइबर शातिरों की पैनी नजर आपकी हर गतिविधि पर है। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी गोपनीयता भंग कर सकती है और विदेश में बैठे शातिरों तक जानकारी पहुंचा सकती है। ऐसे में सतर्कता ही साइबर अपराधियों से बचाव का बेहतर साधन है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। खबर